अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्लाम की तालीमात से मुतासर होकर एक और मशहूर मगरबी शख्सियत ने कबूल किया इस्लाम। अरबपति ब्रिटिश शहरी डैनी लेम्बो दायरे इस्लाम में हुए दाखिल। कतर की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान जल्द हो सकती है सीज फायर की डील। गजा के शहरियों ने घरों से बाहर निकलकर मुमकिन जंगबंदी को लेकर जाहिर की खुशी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के सेंटर्स होने का अक़वाम मुत्तहिदा ने किया दावा, तो अफगान हुकूमत ने सख्ती से इस खबर को किया मुस्तरद। कहा, यूएन के इल्जामात एक झूठ। मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी की साजिश हुई बेनकाब। गाय को कत्ल करके हिंदुत्ववादी तंजीमों ने उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाने की साजिश की। पुलिस ने खोली पोल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मिलने पर 12 घंटों में दिलाया गया हल्फ, लेकिन झारखंड में नए सीएम को हल्फ दिलाने में क्यों देरी कर रहे हैं गवर्नर। मोदी सरकार के अबूरी बजट पर कर्नाटक के कांग्रेस लीडर डीके सुरेश कुमार ने जाहिर की नाराजगी। बीजेपी पर लगाया तकसीम करने की जहनियत रखने का इल्जाम। साउथ इंडिया को अलग मुल्क बनाने का कर दिया मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लैम्बोर्गिनी गाड़ियों से मुतासर होकर अपना नाम डैनी लेम्बो रखने वाले अरबपति ब्रिटिश शहरी डैनी लेम्बो ने इस्लाम कबूल कर लिया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक डैनी लेम्बो ने अपने इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम का ऐलान करते हुए मस्जिदुल हरम में उम्रे की अदायगी की एक वीडियो शेयर की है। डैनी लेम्बो का अपने पैगाम में कहना था कि कारोबार के सिलसिले में वो सऊदी अरब गए थे, जहां पर एक शख्स उन्हें मक्का ले गया। वहीं से उनके रूहानी सफ़र का आगाज़ हुआ। अब वो बतौर मुस्लिम ब्रिटेन वापस आ चुके हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों अपनी ज़िंदगी के 45 साल चर्च के लिए वक्फ करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पादरी गोल्ड डेविड ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। कतर की जानिब से इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर को लेकर सालिसी की सरगर्मियाँ जारी हैं। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि इसराइल और हमास एक मुमकिन डील पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि हमास ने गजा में जंग रोकने और इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ तजवीज़ पर इब्तिदाई मुस्बत तायद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी के हवाले से तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया है, जिसके बाद गजा में खून खराबा रोकने में मदद मिलेगी। माजिद अल अंसारी ने कतरी, अमेरिकी, इसराइली और मसरी हुकाम के फ्रांस के दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता इतवार की मुलाकातों का हवाला देते हुए बताया कि पेरिस में होने वाले इजलास में तजावीज़ को जमा करने में कामयाबी हासिल हुई है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम ने जनूबी गजा में कल रात को मुमकिन जंगबंदी पर मुबनी कतर की वज़ारत ख़ारजा के बयान पर इकट्ठा होकर खुशी मनाई। ज़राए के मुताबिक मुमकिन जंगबंदी के क़याम पर मुबनी कतर की वज़ारत ख़ारजा का बयान शाये होने के बाद गजा के अवाम ने मगरबी रफ़ाह में पनाहगाहों से बाहर निकल कर खुशी मनाई। इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा के अवाम ने फ़लस्तीन के इस्तकामती महाज और हमास की फ़ौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की हिमायत में नारे लगाए। تعال تعال ايش فيه؟ ايش فيه؟ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपने एक बयान में कहा है कि गजा में कत्लेआम, कहत, भूख, प्यास और तबाही व बर्बादी खुलेआम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर गजा की अबतर सूरत हाल के बारे में खबरदार किया और कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों की पाबंदी होना चाहिए और हमें गजा में फ़लस्तीनियों की अबतर इंसानी सूरत हाल पर तशवीश है।
गुटरेस ने इस बात का जिक्र करते हुए कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA की इमदाद जारी रहना चाहिए। कहा कि UNRWA गज़ा में इंसान दोस्ताना कोशिशों की रीढ़ की हड्डी है। जॉर्डन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दूम ने खबरदार किया है कि मगरबी किनारे और यरूशलेम में इसराइल की तरफ से शुरू की गई कशीदगी काबू से बाहर हो सकती है, जिससे पूरा खित्ता आतिशफशां बनकर फट सकता है। शाह अब्दुल्ला ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ फ़ोन पर बात करते हुए जोर दिया कि खित्ते में उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं होगा जब तक कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा हल नहीं हो जाता। उन्होंने मसले फ़लस्तीन के लिए एक सियासी उफ़क़ तलाश करने की ज़रूरत और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। गुज़िश्ता अक्टूबर से गज़ा की पट्टी पर जारी इसराइली जंग के नतीजे में बहर अहमर और खित्ते में आम तौर पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में यमन के हौसी ग्रुप ने कहा है कि वह इसराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। हौसियों के रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने एक तकरीर में कहा कि इसराइल जाने वाले किसी भी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने के लिए ग्रुप की तैयारी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन खुद को एक मखमसे में डाल चुके हैं। अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा का कोई रुकन मौजूद नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के सेंटर्स हैं या फिर कुछ ग्रुप अफ़गानिस्तान में एक्टिव हैं। इस रिपोर्ट के जवाब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान इस झूठे इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करती है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। कैसे गाय के कत्ल के नाम पर हिंदुत्ववादी तंजीमें, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समाज में मुसलमानों के तय साजिश करते हैं। इसका इंकशाफ कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की पुलिस ने ही किया है। वीडियो थोड़ा तवील है लेकिन आंखें खोल देने वाला है, ज़रूर देखें। देखिए, आज थाना चजलेट में क्षेत्राधिकारी कांठ और SPRA के नेतृत्व में जो टीम थाना चजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना चजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना चजलेट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौधरी हैं जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना चजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना चजलेट में एक घटना हुई थी जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी।
और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गाँव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम साहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में बताया कि आइन की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मिलने के बाद 12 घंटों में हलफ दिलाया जा रहा है, लेकिन झारखंड में नए सीएम चंपई सोरेन को हलफ दिलवाने में गवर्नर इतना देर क्यों कर रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। सर, इन झारखंड one issue has arisen. One second, please listen to him. These are उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे, 47 लोग। What is the point, sir? What is the point? 47 के थे और साहब उन्होंने भी उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई। ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं कि इमीडिएटली क्या बोलते हैं, टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड। और अरे सुनो भाई, बाद में कुछ तो बोलो। और इमीडिएटली जब लिस्ट देते हैं उसको आप इमीडिएटली बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो, लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में, ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। आप लीडर गोपाल राय ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी को एक्सपोज करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज शहर भर में प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर रही है। ये पहली बार दिल्ली के अंदर हो रहा है कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरे दिल्ली के चप्पे चप्पे पे पुलिस को लगाया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। पूरे दिल्ली के अंदर दहशत क्रिएट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक शांतिपूर्वक पहले चोरी करो वोटों की और उसके बाद पुलिस के दम पे सीनाजोरी करो। कोई भी प्रशासन, पुलिस का अधिकारी अभी जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर ये सारा हाउस अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, जगह जगह गिरफ्तारियां क्यों की जा रही हैं।
बीजेपी मुख्यालय पे पहली बार प्रदर्शन नहीं हम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे पहली बार प्रोग्राम नहीं हो रहा है, लेकिन इतना डर भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों लग रहा है? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का षड्यंत्र था लोकतंत्र की हत्या का, चंडीगढ़ में वो एक्सपोज हो गया है। चंडीगढ़ में वो नंगा सच देश के लोगों के सामने आ गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि ये बात देश में गूंजनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात सबको पता है। प्रश्न जब पैदा हुआ था लोगों को, जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार को, चुनी हुई सरकार को विफल करके और विधायकों को डरा करके, खरीद करके, पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई गई थी। अभी जिस तरह से दबाव में लेकर के बिहार के अंदर सत्ता पलट किया गया, अभी झारखंड के अंदर जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद बहुमत का पत्र राज्यपाल को सौंपने के बावजूद भी वो दो दिन से इंतजार कर रहे हैं शपथ के लिए, शपथ नहीं दिलाई जा रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो भी विपक्ष के चुनी हुई सरकारें हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और जो नए चुनाव हो रहे हैं जहां वो हार का डर है, 20 काउंसलर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के थे, वो हार गई पार्टी, और जिसके पास बहुमत नहीं था वो जीत गई। मुझे लगता है कि ये जिस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया काला अध्याय लिखा जा रहा है, इसको जनता नहीं माफ करेगी। मोदी सरकार के अपूरी बजट से कर्नाटक के कांग्रेस लीडर DK सुरेश कुमार ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए बीजेपी पर तकसीम करने की ज़हनियत रखने का इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही उन्होंने साउथ को अलग से मुल्क बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कांग्रेस लीडर ने मरकजी बजट में जनूबी हिंदुस्तान को तरक्की के लिए पैसा नहीं देने और इस पैसे का इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया में करने का इल्ज़ाम लगाया। DK सुरेश कुमार ने कहा कि अगर इस मामले का हल नहीं निकाला गया तो साउथ इंडिया को एक अलग मुल्क बनाना होगा। सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मोदी सरकार के अबूरी बजट को बीजेपी गवर्नमेंट का लास्ट बजट करार दिया। उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजे पहले से तय होने के बीजेपी के दावे को मुस्तरद करते हुए जुमेरात को कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। थरूर ने दावा किया कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी के मामलात में बीजेपी हुकूमत को F ग्रेड मिला है, यानी वो फेल हुई है। थरूर ने कहा कि महंगाई, खासतौर पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में चौंकाने वाले इजाफे ने लोगों में गुस्सा भर दिया है। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए मोदी सरकार के अबूरी बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हर बजट का एक परिवेश होता है, हर बजट का एक माहौल होता है, और वही परिवेश बजट कैसे बनना चाहिए, उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसको निर्धारित करता है। इस बजट के पहले देश में व्यापक रूप से छाई हुई बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वेतन जो निरंतर कम हो रहे हैं, रूरल डिमांड जो डिप हो गई है, वो थी, और यही सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी। लेकिन जबानी जमा खर्च तो विकसित भारत पे बहुत किया गया। असलियत सरकार के खुद के आंकड़े, बजट के खुद के आंकड़े बयां कर रहे हैं। विकसित भारत करेंगे, कैसे होगा भारत विकसित? कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर जो इस साल का बजट था उससे भी कम खर्च करने का काम इस सरकार ने किया है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर कम खर्च करके उस पर कटौती करके उस पर कैंची चला के आप विकसित भारत बनाएंगे। चलिए अगले वर्ष की बात करते हैं। इस वर्ष सरकार ने रक्षा पर, फूड सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, खाद और खाद्य सुरक्षा के लिए जो पैसा खर्च किया, अगले साल उसमें कटौती कर दी गई। ये विकसित भारत बनने की बातें हो रही हैं। अब आगे की बात करते हैं। सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, लेकिन जो रूरल अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वेतन और आय लगातार गिर रहे हैं, वहां पर डिमांड पूरी तरह से ठप हो गई है, इसीलिए कंजम्पशन खत्म हो गया इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कंजम्पशन आधा हो गया बनस्पत पिछले साल ही, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं। लेकिन सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि दिक्कत और समस्या कितनी भयावह है। सरकार ने इस साल मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए रखा था, खर्चा करना पड़ा 86,000 करोड़।
15.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मनरेगा में रजिस्टर किया, क्योंकि उनकी या तो शहरी नौकरियां या गांव में रूरल क्षेत्र में जो नौकरियां थी वो चली गई, वो मजदूरी करने को विवश हैं। 86,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्चा करने पड़े। सरकार का अपना आंकड़ा दिक्कत बयां कर रहा है, लेकिन सरकार दिक्कत मानने को तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ बड़ी बातों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या तो किसी और प्लैनेट पे रहती हैं या उनका आंकड़े का सोर्स ही कुछ और है। उन्होंने बिना पलक झपकाए कह दिया कि औसतन आय जो है वो 50% बढ़ गई है। कौन सा आंकड़ा यह दिखाता है? क्या गरीबी, क्या भुखमरी, क्या बेरोजगारी, क्या आर्थिक असमानता के आंकड़े ये दिखाते हैं? असलियत तो यह है कि सरकार के खुद के पीएलएफएस ने अपने सर्वे में कहा है कि मासिक आय लगातार 25% घटी है। तो या तो वो सर्वे और वो डेटा झूठा है, या आज भ्रमित करने का काम वित्त मंत्री ने किया है। बड़े बड़े जबानी जमा खर्च के बीच एक और बात हुई, ग्रोथ पर खूब सीना ठोका गया। 6.4% ग्रोथ आपको विरासत में मिली थी 2014 में। 10 साल बाद एवरेज ग्रोथ रेट 6% से कम है, और पिछले 4 साल की देख लीजिए तो 4% से भी कम है। इसके मायने समझते हैं ना आप लोग? ग्रोथ कम होने का मतलब है व्यवसाय कम होगा, ग्रोथ कम होने का मतलब है नौकरियां कम बनेंगी, ज्यादा बेरोजगारी, ज्यादा भुखमरी, ज्यादा महंगाई, ज्यादा आर्थिक असमानता, ज्यादा गुर्बत, ज्यादा गरीबी। लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जो बोल देंगे चरण चुंबक मंडली उसको चला देगी। फिस्कल डेफिसिट पे खूब पीठ ठोकी निर्मला सीतारमण जी ने अपनी। 4.8% पे मिला था आपकी सरकार को 2014 में, 5.8% पे है, पूरा 1% ज्यादा। 10 साल में एक बार भी आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नहीं मीट कर पाई हैं। अंत में एक ही बात कहूंगी, चेस के ग्रैंड मास्टर आपको याद आए निर्मला जी? काश हमारी इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली वो बेटियां भी याद आई होती जो न्याय की गुहार लगा रही थी, जिन्होंने अपने बड़े बड़े अवार्ड वापस किए, लेकिन आप लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंगी। बहरहाल आपकी प्राथमिकताओं की जो कच्चा चिट्ठा है वो तो आपने ही बयां कर दिया। ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूं जिसको वर्ड काउंट कहते हैं। निर्मला जी ने 42 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, 42 बार टैक्स का नाम लिया, लक्षद्वीप का भी नाम ले लिया, वंदे भारत का भी नाम ले लिया। एक बार भी जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्या ये प्राथमिकताएं नहीं है? असलियत तो यह है कि यह देश आपके जुमलों से और आपकी प्राथमिकताओं से जो गलत है उससे उब चुका है। बस अब थोड़े ही दिनों की बात है, छुटकारा मिलने वाला है आपसे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्लाम की तालीमात से मुतासर होकर एक और मशहूर मगरबी शख्सियत ने कबूल किया इस्लाम। अरबपति ब्रिटिश शहरी डैनी लेम्बो दायरे इस्लाम में हुए दाखिल। कतर की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान जल्द हो सकती है सीज फायर की डील। गजा के शहरियों ने घरों से बाहर निकलकर मुमकिन जंगबंदी को लेकर जाहिर की खुशी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के सेंटर्स होने का अक़वाम मुत्तहिदा ने किया दावा, तो अफगान हुकूमत ने सख्ती से इस खबर को किया मुस्तरद। कहा यूएन के इल्जामात एक झूठ। मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी की साजिश हुई बेनकाब। गाय को कत्ल करके हिंदुत्ववादी तंजीमों ने उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाने की साजिश की। पुलिस ने खोली पोल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मिलने पर 12 घंटों में दिलाया गया हल्फ, लेकिन झारखंड में नए सीएम को हल्फ दिलाने में क्यों देरी कर रहे हैं गवर्नर। मोदी सरकार के अबूरी बजट पर कर्नाटक के कांग्रेस लीडर डीके सुरेश कुमार ने जाहिर की नाराजगी। बीजेपी पर लगाया तकसीम करने की जहनियत रखने का इल्जाम। साउथ इंडिया को अलग मुल्क बनाने का कर दिया मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट
डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।